आपके नाम से ताबिंदा है उन्वान हयात, वरना कुछ बात नहीं थी मेरे अफसाने में। फूल ही फूल खिल उठे मेरे पैमाने में, आप क्या आए बाहर आ गई। वीराने में, मैखाने में नहीं, वीराने में। बड़े खूबसूरत फूल हैं। पोस्ट बसंत ये फ्लावर दिखाई दे रहे हैं मुझे, और बहुत रौनक इनकी भी उतनी है क्योंकि अब गर्मी का मौसम शुरू और इसके बाद की दुनिया अलग। सब फूल फिर मुरझा जाते हैं, लेकिन अभी शादाब हैं, आबाद हैं, और इन फूलों को मेरी तरफ से आदाब है। कैसे दिलकश से दिखाई दे रहे हैं ये दिलकश नज़ारे, बहुत ही खूबसूरत। ला 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 खिल उठे मेरे पैमाने में। बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन है और ये कंसेप्ट बड़ा खूबसूरत है, फूलों को इस तरह से सजाने का। देखिए ज़रा कहाँ जाकर के बात पहुँचती है, कितने खूबसूरत रंग हैं। और ये रंग अगर ज़िंदगी में रहें, बसंती रंग, सारे के सारे बसंत के रंग, तो जीवन अपना एक अर्थ पा लेता है। जीना व्यर्थ नहीं रहता, अर्थ पा लेता है। देखिए रंग कितने विब्रेंट हैं। ये विब्रेंस जो है ये ज़िंदगी में ज़रूरी है, और यही बनाए और बचाए रखने की कोशिश मेरी रहती है अपने गीतों के ज़रिए जो मैं गाता रहता हूँ, वीडियो जो बनाता रहता हूँ, और एक दौर को जिसे मैं बेहद याद करता रहता हूँ। ला रा 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 ला ला। सिनेमा में जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट मौजू था, विद्वान था, वो फूलों का था। और गीतकार भी समझते थे, इसलिए वो गीत भी बड़े खूबसूरत लिख देते थे। बागों फूल बरसाओ, फूलों की रानी वगैरह वगैरह। इस जगह पे आकर के मुझे एक ऐसा कलाम याद आ रहा है जो मेहदी हसन साहब ने गाया था सरहद पार से, लेकिन वो इतना खूबसूरत कलाम है। फूल ही फूल खिल उठे मेरे पैमाने में, और आप क्या आए बाहर आ गई मैखाने। इस तरह की गज़लें अक्सर जिक्र करते करते हम एक पुराने दौर को रिवाइंड करते हैं, रिवाइव करते हैं। और ये अंजुमने गुल जो है, ये जश्न बहार है और पोस्ट स्प्रिंग पीरियड है, इसलिए कुछ बातें फूलों के बारे में आने वाले समय में करना ज़रूरी होता है। आप क्या आए बाहर आ गई वीराने। ये शब्द मैंने इसलिए चेंज किया क्योंकि ओरिजिनली तो इसमें कहा गया आप क्या आए बाहर आ गई मैखाने में। मैखाने से अपना कोई वास्ता है नहीं, तो वीराने से वैसा बात बन गई। तो ये फूल जो मैंने अभी अभी आपको दिखाए, इतना खूबसूरत फूल, मैं बड़े ताज्जुब में हुआ कि भाई मैं अपने शहर सहारनपुर में आसपास अगर ढूंढूं तो ये फूल मिलेंगे नहीं। फिर मालूम यह हुआ कि यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर पे एक रिज़ॉर्ट है जिसका नाम है एरोमा रिज़ॉर्ट। तो वो मैंने पहले कभी देखा नहीं था, और जबकि सारा जीवन यही था, लेकिन अभी सुना कुछ अर्सा पहले ही वो बना है। और वहाँ जब मैं गया, इन फूलों के खूबसूरत मैंने तस्वीरें ली, वीडियो बनाए, और इतने में मुझे वहाँ मुलाकात हुई डॉक्टर संजीव मिगलानी साहब से और डॉक्टर नैना मिगलानी से। बड़े डिसेंट और कर्टियस और वेल बिहेव्ड कपल मिल के बड़ी खुशी हुई मुझे। रिज़ॉर्ट इन्हीं का है। तो मैं उनसे यही बात कर रहा था कि देखिए कंसेप्ट कितना अच्छा है, एक फूड कोर्ट बना है वहाँ पर, और सहारनपुर के लोगों के लिए अच्छी बात
कि 17-18 किलोमीटर जाएँ, शाम के वक्त में बैठें, जो मन में आए खाएँ और गुनगुनाएँ। तो मुझे ये लग रहा था कि ये बड़ा एक खूबसूरत सा मंज़र मेरी ज़िंदगी में इस तरीके से आ गया। तो आज जैसे मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त, वो यही बात करना चाह रहा हूँ कि वहाँ जब मैंने देखा इन फूलों को, तो जो मैंने गाया, तो वो गाया इसलिए क्योंकि देखिए ना, गज़ल गा रहा था मैं। ये हरियाली है, कभी खुशहाली है, कभी नीला आसमान है, फिर ये पतझड़ से पेड़ हैं, ये जैसे इनके सारे ही पत्ते उड़ गए लेकिन फिर आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा इसको देख करके। तो आज मेरे मन में यह आया कि चलो एक वीराने में जाता हूँ। वहाँ से मैं सीधे एक वीराने में आ गया हूँ और इस वीराने में आकर के मुझे कुछ गज़लें गाने का ख़्याल आ रहा है, और वो गज़लें कौन सी होती हैं मैं भी आपको बताता हूँ। गज़ल का ख़्याल मुझे इसलिए भी आ रहा है क्योंकि अभी मैं जब वहाँ एक सफारी में देखा, मैंने इतने सारे गज़ाल, सैकड़ों की तादाद में गज़ाल, तो मन मेरा प्रफुल्लित हो गया, खुश हो गया। डूबते सूरज के सामने उन गज़ालों को देखकर मैंने वक्त सोचा कि किसी समझदार व्यक्ति ने सही किया है कि ये गज़ल जो हम गाते हैं ये गज़ाल शब्द से निकली है, क्योंकि गज़ाल को एक एडवांटेज होती है कि चौकड़ियाँ फड़ता यूं 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 चला जाता है, और गज़ल को भी ये एडवांटेज होती है मतला कुछ, मकता कुछ, बीच के अशार कुछ, कोई जो आप चाहें कह लें मौजू उन्वान। नज़्म कोई एडवांटेज नहीं है, नज़्म तो बद के चलती है, अगर एक उन्वान है तो वही। तो वो गज़लें जो मैंने सुननी शुरू करी बहुत पहले, कॉलेज में जब मैं पढ़ने चला गया 1968 में, तो लौट के आता था, एक उत्साह था कॉलेज में जाने का, क्योंकि बड़ी खूबसूरत लड़कियों से बातचीत होती थी, मिलना जुलना होता था, और मैं तो वहाँ का बड़ा प्रसिद्ध गायक था कॉलेज का, मेरी तारीफ़ बड़ी होती थी, मैं बेस्ट सिंगर अवार्ड भी जीतता था। तो जब मैं लौट के आता तो आते ही मैं रेडियो लगा देता था। तो रेडियो पे ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस आ रही है या विविध भारती है या कुछ है, तो अचानक मैंने रेडियो लगाया वहाँ पर, तो मैंने ये पाया एक बड़ी मधुर सी खूबसूरत सी आवाज़ में एक गज़ल चल रही है। हम नहीं वो जो करें खून का दावा तुझसे, बल्कि पूछेगा खुदा भी तो मुकर जाएंगी। अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। जब अनाउंसर ने कहा कि अभी आप जगजीत सिंह को सुन रहे थे, यकीन मानिए मैंने पहली बार जगजीत को सुना था, बरस 68 के करीब का होगा, और दिल को क्या हो गया खुदा जाने। 2-3 बरस की बड़ी मेहनत के बाद जगजीत का एक ईपी निकल आया था। ईपी का मतलब उसमें 4 गज़लें थी। तो ये गज़लें मैंने सुनी, भाई मेरे को तो ऐसी आवाज़ ना पहले कभी सुनी ना अरसे तक सुनी, क्योंकि सिंगर हमारे जितने थे वो सारे फिल्मी गीत गाते थे, और जो गज़ल की दुनिया मुझे जगजीत सिंह ने इंट्रोड्यूस की। 12 उनकी नशिस्त मैंने अटेंड की। एक बार मुलाकात मुख्तसर सी हुई और फ़ोन पे बड़ी लंबी बात हुई, क्योंकि मैंने उन्हें एक खुशखबरी दी थी 2003 के आसपास, बड़े पसंद हुए थे। तो मैं जगजीत को बहुत पसंद करता हूँ गज़ल सिंगर के रूप में, लेकिन जगजीत से बहुत पहले मैं जो नाम सुनता था वो एक और नाम सुनने लग गया था। वो था सरहद पार से एक आवाज़ आ रही थी, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में। ये गज़ल मैंने सुनी और मुझे मालूम हुआ कि ये मेहदी हसन साहब हैं, क्योंकि उनसे पहले मैंने बस एक टुकड़ा रेडियो पर सुना था, और वो टुकड़ा था जिंदा है कितने लोग मोहब्बत किए बगैर, और इसके बाद वो गज़ल का टुकड़ा वहीं ख़त्म हो गया और अनाउंसर ने कहा अभी आप मेहदी हसन को सुन रहे। तो लगभग एक ही वक्त में मेहदी हसन और जगजीत साहब की गज़लें मैंने सुननी शुरू की, और फिर उसके बाद कॉलेज में जब हम गाते थे तो दरअसल इसके आसपास ही कॉलेज टाइम में
भूपिंदर जो थे वो गिटारिस्ट थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भी गायकी में अपनी जगह बना ली। एक बड़ी ही दिलकश, दिल में उतर जाने वाली गज़ल उन्होंने गाई थी। और अपने ज़माने में 71, 72, 73 के आसपास मैं इस गज़ल को बहुत गाता था। और वो गज़ल इस तरह से थी, मेरे दिल को चंद लम्हे किसी दर्द ने न छेड़ा, किसी दर्द ने न छेड़ा, तेरी अंजुमन से उठ के मुझे जाम याद आया, मुझे जाम याद आया, मुझे सुबह का फसाना सरे शाम याद आया, सरे शाम याद आया, भले आँख से जो आंसू तेरा नाम याद आया। बल्कि यहाँ तक भी हुआ कि 7 जनवरी से और 12 जनवरी तक 1973 में जब मैं कैफ़ी आज़मी साहब के आशियाने में था, तो शौकत आपा ने मेरी इस गज़ल को सुना और उन्होंने कैफ़ी साहब से भी कहा, जिस नौजवान को देखिए किस मोहब्बत से गाता है। तो ये मैंने कैफ़ी आज़मी साहब को भी सुनाई थी। तो इस गज़ल की वजह से मुझे मकबूलियत बड़ी मिली अपने शहर में। और मुझे लोग ये कहते थे, यार तुम फिल्मी गाने अच्छे गाते हो, लेकिन तुम गज़ल के अंदर भी एक ऐसा रंग भर देते हो और दर्द भर देते हो जिसको भरे जाने की ज़रूरत है। दर्द जो गज़ल में भरती थी उस ज़माने में, वो बेगम अख्तर साहिबा थी। और बेगम अख्तर साहिबा जो हैं, उनकी गज़लें बड़ी मकबूल हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मकबूल हुई और जिसे मैं गाता था, अब चूँकि शाम ढलने वाली है तो शाम के वक्त में वो गज़ल मुझे विशेष तौर पे याद आती है। वो गज़ल जो है वो शकील बदायूनी साहब की है। और उस गज़ल को मैं सोचता हूँ, बार बार ये सोचता हूँ, और मैं इस गज़ल से ही उसको ला करके जोड़ देता हूँ जो मैंने अब किया। कभी तकदीर का मातम, कभी दुनिया का गिला, मंजिले इश्क में हर गाम पे रोना आया, ए मोहब्बत यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी, आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। अच्छा, ये गज़ल बड़ी मकबूल हुई और मैंने भी बहुत गाई। और दरअसल होता क्या था कि उस ज़माने में जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो बड़ी मकबूलियत मिलती थी, बड़ी लोगों के सामने से इज़्ज़त सम्मान मिलता था एज ए सिंगर। तो जब समय बीतता है तो हम देखते हैं कि ये हरियाली खुशहाली जो है ये इन सूखे शजर की तरह से हो जाती है। दिल डूबने लगता है, दिल एक अलग दुनिया में चला जाता है, मन उदास हो जाता है। और ज़्यादातर गज़लें जो हैं वो गज़लें जो हैं उदास भी होती हैं ज़्यादातर। एक मौजू उन्वान जो है, कुछ लोगों ने ये इंटरप्रिटेशन दी है कि जब गज़ाल भागा जा रहा है उसका ताक़ुब होता है और ताक़ुब होते ही उसके तीर लगता है तो जो चीख उसकी निकलती है, ऐसी कुछ चीख गज़ल में भी निकलती है जब दर्द से भरी गज़ल गाई जाती है, जैसे कि मैं अभी गा रहा था। इंटरप्रिटेशंस, देयर आर नो फैक्ट्स, ओनली इंटरप्रिटेशंस। तो मुझे इन गज़लों के साथ साथ एक डूबती हुई शाम में ये मंज़र याद आ रहे हैं। बड़ी हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बसंत जा चुका है, एक ग्रीष्म ऋतु का मौसम आ रहा है। हर मौसम की अपनी खूबसूरती होती है और गज़लें किस तरीके से याद आती हैं। तो मैं धीरे धीरे
virtually I fell in love with गज़ल सिंगिंग ऑफ जगजीत सिंह। दीवाना हो गया मैं जगजीत सिंह का। और जब उनका 1976 में आया पहला एलपी, तो उस एलपी ने तो तूफान उठा दिया। उसमें इसी खूबसूरत, अच्छा जगजीत ने एक अच्छा काम क्या किया था, उसने कहा कि किसी की 1000वीं कॉपी बनने से अच्छा है अपनी ओरिजिनल बने रहो। तो इससे पहले के जो गज़ल गायक थे, एक सारंगी, एक तबला और एक ज़्यादा से ज़्यादा हारमोनियम, उस बंदे ने क्या किया कि उसने इंस्ट्रूमेंट्स ऐड कर दिए इसमें। तो गिटार भी बज रही है, संतूर भी बज रहा है, सितार भी बज रही है और सारी चीज़ें सिंक्रोनाइज। तो ये एक नया कंसेप्ट था और उन गज़लों को हम सुनते रहते हैं। और कैसे इंतखाब बड़ा कमाल का होता था। अब वो हमारे कॉलेज के दिन थे और उसके कुछ अरसे के बाद में एक गज़ल हमने जगजीत की सुनी। गहरे जख्मों को भरने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। अच्छा, हम परिंदे थे 55 साल पहले के, भाई हमें तो वाकई उड़ने में वक्त लगता था और परिंदे रुकते कहाँ। अब तो उन्हें उड़ान जो है वो जन्मजात ही मिल जाती है। तो वो समय की बातें। और गज़ल इतनी खूबसूरत जगजीत गाते थे। 12 महफिलें मैंने उनकी अटेंड की और जल्दी से जल्दी जाकर आसपास कहीं पहले बैठ जाता था और पूरी की पूरी महफिल में जो वो गाते थे उन सब को मैं सुनता रहता था। कोई पास आया सवेरे सवेरे, मुझे आजमाया सवेरे सवेरे। और उसके बाद में जगजीत ने सुन लिया शिव कुमार बटालवी को, और शिव कुमार बटालवी की गज़लों में तो दर्द तैरता था। 36 बरस की उम्र में बटालवी दुनिया से चले गए, लेकिन जगजीत ने एक अनूठा काम कर दिया। बिरहा दा सुल्तान के नाम से एक एलपी बना दिया और उसमें बड़ी दर्दीली गज़लें ली। और ख़ास तौर से जो एक गज़ल, क्या है वो, गज़ल नहीं है वो, एक्चुअली एक नज़्म है, एक गीत की फॉर्मेट में वो है। माए नी माए मैं एक शिकरा यार बनाया। और उस तरह वो गज़ल जी की शेप में नज़्म से होती, गीत से होती, आगे लहराती बल्कि वो ख़ैरात चलती। और आखिर में एक उडारी ऐसी मारी ओ मुड़ वतनी ना आया, माए नी माए। इतना दर्दीली है भाई ये ख्यालात। शिव कुमार बटालवी कैसे 36 वर्ष तक भी इतना दर्द मन में लेके जिए होंगे, मैं तो बड़ा ताज्जुब मानता हूँ। अब जगजीत की उड़ान है, इतने सारे गज़ल गायक वहाँ पर हैं, लेकिन जगजीत तो अलग ही दुनिया के ऐसी हैं। और हर जो उनकी महफिल होती थी वो पूरी की पूरी भरी होती थी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपकी ज़िंदगी बड़े इत्मीनान से चलती चली जा रही हो, एक ऐसी परेशानी ज़िंदगी में आ जाती है जिसका सारी ज़िंदगी को इलाज नहीं होता। 27 जुलाई 1990 जगजीत एक महफिल में प्रोग्राम कर रहे थे, गज़लें गा रहे थे, एक के बाद एक। मित्र कमलजीत भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि उसकी दुनिया ही अलग थी। कहते, मैंने कहा गालिब, तो वो गालिब गा दिया। अंजू महेंद्रू ने कहा दर्द से मेरा दामन, तो उसने दर्द से मेरा दामन। लेकिन दीपक पंडित ने बताया कि उस दिन पहली बार जगजीत जब गा रहे थे उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। ऐसा इससे पहले कभी किसी महफिल में हुआ नहीं। दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह, फिर चाहे दीवाना कर दे या अल्लाह। दर कतील शिफाई साहब का कलाम भी। महफिल ख़त्म हुई रात को, लगभग उसी वक्त में खबर आई बहुत बुरी कि जगजीत जी के बेटे विवेक का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी मौत हो गई। 18 बरस का बच्चा, उसकी मौत हो गई एक एक्सीडेंट। जगजीत तो सुन रह गए एकदम से और चित्रा जी चुप हो गई। कहीं किसी जगह फिर बाद में जगजीत जी ने कहा, अरे ये कौन सी गज़ल मैंने वहाँ गाई थी, दर्द से मेरा दामन भर दे। अल्लाह ने सचमुच मेरे दामन को दर्द से भर दिया। मैंने ऐसा तो नहीं मांगा था, मैंने ऐसा तो नहीं चाहा था। लेकिन उसके बाद के जगजीत की दुनिया बहुत अलग है। एक बरस तक बहुत जद्दोजहद की अपने से और बहुत परेशानी में रहते थे। सिगरेट पीने का बहुत शौक़ था
और सिगरेट डॉक्टर ने कहा छोड़ दो, लेकिन ये दर्द इतना गहरा। अब शराब अपनी मर्जी की पीते थे, छुपाते थोड़ी थे किसी से। वो बड़े कमाल के लोग थे, वो जो कुछ उन्हें करना है किसी डंके की चोट डर नहीं पड़ा किसी का, पीते थे बेस्ट ऑफ द वाइन्स पीते थे वो, या ड्रिंक्स लेते थे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी इससे। अब दुनिया लगी, ये परिंदे की आवाज़ मधुरा, ये अब जगजीत की जो गज़लें हैं उनके इंतखाब में कुछ दर्द भी है, विवेक का चेहरा हर वक्त। हम बरसों के बाद भी उसको अब तक भूल ना पाए, दिल से उसका रिश्ता क्या था अब मालूम हुआ। हम बरसों के बाद भी उसको अब तक भूल ना पाए, दिल से उसका रिश्ता क्या था। अब ये दर्द इतना गहरा है, लेकिन वो गाए जा रहे हैं। चित्रा जी चुप हैं, और जब भी कभी कोई दर्दीली सी गज़ल वो गाते हैं, उस गज़ल में दर्द उभर के बिल्कुल सामने आ जाता है। और मैं आगे आने वाले समय भी उनका इंतखाब देता हूँ, और उसमें कैसे कैसे गीत वो गा जाते थे, किस किस तरह की। ये जो ज़िंदगी की किताब है, ये किताब किताब है, ये तो राजेश रेड्डी जी का कलाम है, ये गा रहे हैं। और कोई भी शायर जो है वो उसकी गज़लों को गाते हैं। मंजिल न दे चराग न दे, हौसला तो दे, तिनके का की सही तू मुझे आसरा तो दे। मंजिल न दे चराग न दे, हौसला रहा। फिर गाने लग गए, इतना गाने लग गए, और मैं तभी सोचता हूँ जगजीत की ज़िंदगी भी कितनी सूनी हो गई थी। और बाद में जिस तरह की गज़लों का इंतखाब उन्होंने किया वो भी बहुत दर्दीला होता था। पत्थर के खुदा, पत्थर के ही इंसान आए हैं, तुम शहरे मोहब्बत कहते हो, हम जान बचा के आए। क्या दर्द। और उसके बाद में गुलजार साहब की बहुत सारी गज़लें भी उन्होंने गाई, और अच्छे मूड में जब होते थे। वक्त गुजरा नहीं अभी वरना, वक्त गुजरा नहीं अभी वरना, रेत पर पाँव के निशान होते आप अगर इन दिनों यहाँ होते, हम ज़मीं पर भला कहाँ होते। नवाज़ देवबंदी साहब की बड़ी खूबसूरत गज़ल, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। कैसे कहते थे, उसकी बातें तो फूल हों जैसे, बाकी बातें बबूल हों जैसे। और इतने अच्छे ढंग से वो गज़लों को गाते थे, उनकी अदायगी। और गालिब में तो गुलजार साहब ने पहले कह दिया था, जगजीत अब तुम्हारी मर्ज़ी है जो तुम करना चाहो, लेकिन ये एक पीरियड फिल्म है और इसमें तुमको इंस्ट्रूमेंट भी वही इस्तेमाल करने हैं जो उस ज़माने में होते थे। और कितनी मेहनत की। कैदे हयात तो बंद हम, असल में दोनों एक हैं, मौत से पहले आदमी गम से न जाके पाए, दिल ही तो है न संग दर्द से भरना। गज़ल को तो गाते हुए ऐसा लगता है कि जैसे जगजीत इसमें पूरी तरह उतर गए। वैसे तो पूरा उनका जो एलपी है गालिब का, वो उसमें हर गज़ल उन्होंने इसी अंदाज में गाई है। और आज मुझे डूबती हुई शाम में अचानक मन किया कि ये सूखे हुए पेड़ सूख ज़रूर गए हैं, लेकिन इनका अपना एक अलग ही रोमांस है।
उस रोमांस को मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि ये वो दौर है जिसमें इनके पत्ते भी झड़ गए और ये हरियाली सामने जब देखते होंगे तो ये सोचते तो होंगे कभी हम भी ऐसे ही थे। लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं। आसमान नीला उन्हें सहारा देता है और कहता है बेफिक्र रहो, अगर आज ये दौर है तो ये दौर बदलेगा और एक दिन फिर तुम्हारी ज़िंदगी उसी तरह गुनगुनाएगी, उसी तरह मुस्कुराएगी। तुम बेफिक्र रहो, अपना वक्त आने का इंतज़ार करो। तो शाम होते हुए अचानक इन गज़लों का याद आ जाना और कुछ ख़यालात जैसे कि शाम भी है धुआं धुआं, हुस्न भी है उदास उदास, दिल को कई कहानियाँ उदास सी आकर रह गईं, दिल को कई कहानियाँ याद सी आकर रह गईं। शामें किसी को ढूंढती हैं आज भी फ़िराक, गो ज़िंदगी में यूं मुझे कोई कमी नहीं। ये जो पगडंडियाँ हैं, ये डगर जो है, ये शजर जो हैं, ये जताते हैं कि आज ज़िंदगी उस रूप में नहीं जिस रूप में होती थी, लेकिन फिर यही उम्मीद रहती है वक्त बदलेगा एक दिन और फिर ज़िंदगी गुनगुनाएगी और मुस्कुराएगी। गज़लों का ज़िक्र करते हुए मुझे न जाने कितना कुछ याद आ जाता है। आज की इस डूबती हुई शाम में जब सूरज अपने घर जाने की तैयारी कर रहा है तो मैं यही सोचता हूँ कि ये दौर कितना खूबसूरत है, जिसमें इतना कुछ मुझे देखने को मिल जाता है और मेरे अंदर में जो एक सोया सा कभी वैसे तो अक्सर ही जागा रहता है वो कलाकार, वो गाने गुनगुनाने लगता है। ये दुनिया भी कितनी अलग है। उसको रुखसत तो किया था, हमें मालूम न था, सारा घर ले गया, घर छोड़ के जाने वाला, सारा घर ले गया, घर छोड़ के जाने वाला। ये दर्द जगजीत का अपने बेटे विवेक के लिए।